हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री नॉवल में आपका फिर से स्वागत है। हमने शुरू कर रखा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जो सीरीज। उसके अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी उपसहसंयोजक यौगिकों में रंग कैसे होता है, कैसे दर्शाते हैं, कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने पढ़ा वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। उसके बाद हमने पढ़ा सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो वीबीटी की जो एक कमी थी, कौन सी कमी थी, कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर को नहीं बता रहा था, यानी ये किस प्रकार रंग दर्शाते हैं। और सीएफटी ने उस कमी को पूरा किया। तो आज जो हम कलर का टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रंग दर्शाने की बात आएगी, तो वो हमें कौन बता रहा है? सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, वो हमें कलरफुल कंपाउंड्स के बारे में बता रहा है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ये किस प्रकार रंग दर्शाते हैं। अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हाँ है सर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनका मेनली जो यूज है वाइड रेंज में, जो विस्तृत रूप से इनका यूज किया जा रहा है, वो इनके रंग के कारण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कलर के कारण। ये जो उपसहसंयोजक यौगिक है कि वो कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। और इसी प्रॉपर्टी के कारण, इस कलरफुल प्रॉपर्टी के कारण, रंग दर्शाने की प्रवृत्ति के कारण ही हम इसका बहुत ज्यादा यूज लेबोरेटरी के अंदर और बहुत सी केमिस्ट्री के अंदर बहुत सा यूज इनका किया जाता है। वो अपने नेक्स्ट एक लेक्चर लेंगे जिसके अंदर यूजेस पढ़ेंगे इनके। तो रंग दर्शाने का कारण क्या है, कैसे दर्शाते हैं? वीबीटी हमें इसके बारे में कुछ नहीं बता पाई। वीबीटी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वो इनके कलर के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर पाई। ये किस प्रकार कलर शो करते हैं उसके बारे में नहीं बताया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। सी उसके बाद आई थी सीएफटी, उसके बाद आई थी सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है? क्रिस्टल क्षेत्र जो सिद्धांत है वो हमें बहुत कुछ बताता है। तो थोड़ा सा पहले वैसे तो हम क्या कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में सीएफटी के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए सीएफटी हमें एक्चुअल में बता क्या रही है। सीएफटी कह रही है कि मेटल है, मेटल के साथ जैसे ही लिगेंड जुड़ने आते हैं, ये जो लिगेंड है जब ये जुड़ने आएंगे तो धातु का जो डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल है, यानी समरस डी कक्षक है, उनके अंदर स्प्लिटिंग हो जाती है। अच्छा, स्प्लिटिंग का मतलब एक्चुअल में तो हम जानते ही हैं, ऑर्बिटल का मतलब यह क्या, एनर्जी से ही है, यानी एक एनर्जी की रेंज से ही है। तो इन सब की एनर्जी क्या होती है, इन सब की ऊर्जा क्या होती है, इक्वल होती है। और ये है क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। किस में? डिफरेंट एनर्जी में। ये किस में टूट जाते हैं? डिफरेंट एनर्जी में टूट जाते हैं। इन्हीं डिफरेंट एनर्जी में, एनर्जी लेवल में जाने के कारण ऊर्जा स्तर, यानी जो इनका एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट हो जाता है, ऊर्जा स्तर डिफरेंट हो जाता है। इसी ऊर्जा स्तर में अलग अलग एनर्जी लेवल में जाने के कारण ही, ये ऊर्जा स्तर में जाने के कारण ही रंग दर्शाते हैं। तो वो कैसे दर्शाते हैं, किस प्रकार दर्शाते हैं, सीएफटी कैसे समझाती है, तो हम इनके बारे में बात करते हैं। हम क्या करते हैं, मैंने एक ट्रांसपेरेंट कोई भी एपरेटस लिया, बीकर ले लिया मान लो, उसके अंदर क्या कर दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सॉल्यूशन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लिया। ठीक है सर, ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर व्हाइट लाइट को एम्प्लीड करते हैं, यानी इसको अप्लाइड करते हैं इसके ऊपर। जब इसको आपतित किया जाता है व्हाइट लाइट को, यानी श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश का मतलब यहाँ क्या है, सूर्य का जो प्रकाश है, सनलाइट जो है, वो कैसी होती है, श्वेत कलर की होती है। श्वेत प्रकाश जब इसके ऊपर आपतित किया जाता है, सर करवा दिया आपतित। अब क्या होगा, जब ये इसमें से गुजरता है, जब ये इसमें से पास थ्रू होगा, तो क्या होगा, अब ये इस जो लाइट है, इस लाइट में से स्पेशल रेडिएशन, यानी विकिरणों का क्या कर लेगा, जो विकिरण है इसकी वेवलेंथ,
वेवलेंथ की बात कर रहा हूं मैं, यानी इसकी विशिष्ट तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को क्या कर लेगा, ये अवशोषित कर लेगा। कौन अवशोषित कर लेगा? या तो अपने विलयन की बात करें तो विलयन में पानी तो कभी करता नहीं है, तो फिर कौन करेगा? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है, तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो बाहर लाइट वापस निकलेगी, तो लाइट बाहर वापस निकलेगी, लाइट की जो वेव्स हैं या विकिरणें हैं वो जब बाहर निकलेगी तो क्या होगा, जादू हो जाएगा। जादू कैसे? यानी वो अलग अलग रंग की निकलेगी। जरूरी नहीं है कि जिस वेवलेंथ यानी एक स्पेसिफिक कलर का ही निकले, लेकिन अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग रंग की विकिरणों का उत्सर्जन होगा, यानी जो इमिट होगी, यहां से इमिटेड जो रेडिएशन होगी, कब? जब इसमें से व्हाइट लाइट को गुजारोगे, श्वेत प्रकाश को गुजारोगे, गुजारने के बाद तो ये बाहर जो रेज निकलेगी, बाहर जो रेडिएशन निकलेगी, बाहर की जो लाइट वापस बाहर उत्सर्जित होगी, तो वो कैसा क्या होगा, विशिष्ट कलर की होगी, विशिष्ट रंग दर्शाएगी, स्पेसिफिक कलर होगा उसका। इस स्पेसिफिक कलर को ही सीएफटी समझाती है कि ये कैसे हुआ। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ये जो रंग होगा ये ऐसे नहीं होगा कि जिस वेवलेंथ को अपने लैम्डा से दर्शाते हैं, जिस वेवलेंथ का इसने एब्जॉर्प्शन किया है उसके अकॉर्डिंग कलर कभी नहीं होगा। अवशोषित जो इसमें जो अवशोषण होता है, अवशोषित तरंग दैर्ध्य जो है, तरंग दैर्ध्य, उसके अकॉर्डिंग कलर कभी नहीं होगा। तो ये जो इसके बाद उत्सर्जित हो रही है, उत्सर्जित प्रकाश की जो वेवलेंथ है, यानी जो शेष बच गई, यानी इसने जब एडजॉर्ब किया, जिस वेवलेंथ को एडजॉर्ब कर लिया, उस वेवलेंथ के बाद जो रिमेन्स वेवलेंथ है, जो इसके बाद रिमेन वेवलेंथ है, उसके अकॉर्डिंग रंग दर्शाएगा ये कंपाउंड। ये जो रंग दर्शाएगा ऐसे कलर को, जो बची हुई वेवलेंथ है उसके अकॉर्डिंग जो रंग दर्शा रहा है उसको अपने बोलेंगे संपूरक रंग, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। क्या बोलेंगे? संपूरक रंग, यानी कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर दर्शाएगा। कई बार क्या होते हैं, अपने कह दे कि इस वेवलेंथ के कलर का ये क्या कर रहा है, एड्जॉर्ब कर रहा है, ये नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। तो इसको अपने देखते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर किस प्रकार होता है। थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज के लिए देख लेते हैं, बाकी ये प्रैक्टिकल बातें होती है। जैसे इसने येलो का एड्जॉर्प्शन किया, येलो कलर की लाइट का इसने क्या कर लिया, एड्जॉर्प्शन कर लिया। जो एड्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जो किया है, अवशोषण जो किया है, ये भी ध्यान रखना, अवशोषण होगा। ये जो अवशोषण किया है वो कौन सी कलर की किया है, येलो का। तो जो संपूरक रंग होगा इसका, जो संपूरक रंग होगा, कंप्लीमेंट्री जो कलर होगा, कंप्लीमेंट्री जो कलर होगा वो कौन सा होगा, वो भी आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज के लिए आप याद रखो कि ये जैसे येलो का अगर ये अवशोषण कर रहा है, इस वेवलेंथ का कर रहा है, तो इसका वॉयलेट कलर होगा। कैसा होगा? बैंगनी रंग होगा। पीले का कैसा दिखाई देगा इसमें? इसमें भी स्पेशल वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। तो सीधा मैं अभी एक बार आपको सिर्फ समझाने के लिए जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं कि अगर वो ब्लू कलर का करता है, अगर वो ब्लू कलर का यानी नीले रंग का अवशोषण करता है, इस वेवलेंथ का अवशोषण करता है, तो जो बाद में रंग दिखाई देगा वो होगा पीला नारंगी। कैसा हो जाएगा? पीला नारंगी, येलो ऑरेंज। ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं। इनको वैसे स्पेशली याद करने की जरूरत नहीं है, नॉलेज के लिए आप याद कर सकते हो। जैसे अगर इसने रंग जो दिया, एब्जॉर्ब जो किया, वो लाल रंग था, रेड कलर था।
इस रेड कलर का एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो इमिट करेगा वो ब्लू कलर होगा। कैसा होगा? नीला होगा। सपोज दैट इसने ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब किया। किसको किया? ब्लू ग्रीन को, नीले हरे को। नीला हरा इसने क्या किया? एब्जॉर्ब किया। तो जो इमिट करेगा वो कलर कैसा होगा? पीला नारंगी। इसका ब्लू कलर, ब्लू ग्रीन को अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो ध्यान रखना पीला नारंगी नहीं, लाल रंग होगा। कैसा होगा? लाल रंग का ये कंप्लीमेंट्री कलर होगा। ये आपको थोड़ी सी जनरल बातें याद रखनी है, लेकिन ये बात आई कि ये होता कैसे है, इसको अपने एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये किस प्रकार दर्शाता है, बात वो समझना है हमें। तो सीएफटी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करती है। सीएफटी इसका एक्सप्लेन कैसे करती है वही तो हमें देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सीएफटी इसके बारे में कैसे बताती है। अब हमने सीएफटी के बारे में पढ़ा है। सीएफटी कहती है कि जब आप लिगेंड को जोड़ते हो किसके साथ? केंद्रीय धातु के साथ, सेंट्रल मेटल के साथ। लिगेंड जब जुड़ने आता है तो इनके मेटल के डी ऑर्बिटल, मेटल के डी कक्षक और लिगेंड के जो लोन पेयर है उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। लोन पेयर ऑफ लिगेंड जो होता है इनके बीच में रिपल्शन होता है, इंटरेक्शन होता है। इसकी वजह से ये डी ऑर्बिटल, जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल है, समभ्रंश कक्षक जो है, समभ्रंश कक्षक किसे बोलते हैं मैंने आपको बता रखा है। बाकी जिन कक्षकों की ऊर्जा एक जैसी होती है, यानी एक सब सेल के सारे जो ऑर्बिटल है वो कैसे होते हैं? समान ऊर्जा वाले होते हैं। तो ये समभ्रंश कौन से हैं? डी ऑर्बिटल है। डी कक्षक की बात क्यों कर रहे हो सर स्पेशल? क्योंकि मोस्ट ऑफ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए जाते हैं वो कौन बना रहा है? डी ऑर्बिटल के जो मेटल्स होती हैं वही बनाती है। तो इनके जो डी ऑर्बिटल है, ठीक है सर ये डी ऑर्बिटल है, ये स्प्लिट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो वो ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं किस प्रकार होगा। तो हम बात करें अभी ऑक्टाहेड्रल की, अगर बात करें तो 3 की एनर्जी क्या हो जाएगी? 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी? इससे कम हो जाएगी। और दो जो ऑर्बिटल हैं, जो बचे हुए दो ऑर्बिटल हैं, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ये स्प्लिटिंग हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो बताती है। इसको अपने डेल्टा से लिखते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो डेल्टा ओ हो जाता है और टेट्राहेड्रल है तो डेल्टा टी हो जाता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। अब सुनना, ये जो T2G ऑर्बिटल बने हैं और यहाँ क्या बना है? EG ऑर्बिटल बना है। ये T2G और EG ऑर्बिटल के अंदर ही सारी कहानी होगी अब, क्योंकि इनके बीच में क्या आ गया? ऊर्जा का अंतराल आ गया। इनके बीच में क्या आ गया? ऊर्जा अंतराल, एनर्जी का गैप आ गया। पहले इक्वल एनर्जी के थे, लेकिन अब क्या आ गया? एनर्जी का गैप आ गया। और सारी कहानी किसकी है? सारी कहानी एनर्जी की तो है। कैसे है? चलिए बात करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, कोई इस T2G ऑर्बिटल में निम्न ऊर्जा स्तर के लो एनर्जी लेवल के कक्षक के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और जब रेडिएशन के रूप में सनलाइट आती है, रेडिएशन के रूप में सनलाइट इसमें से गुजारते हैं, इसके विलियन में से गुजरती है, तो क्या होगा? ये इस एच न्यू यानी सनलाइट की स्पेसिफिक वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी इस लाइट की स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। यहां पर ये क्या करता है? अवशोषण करता है। अब ये जो अवशोषण करता है वो किस वेवलेंथ का करता है, किस तरंग दैर्ध्य का इसमें अवशोषण होता है, वो डिपेंड करता है इसकी नेचर पर। वो भी अपने थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे कि इसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। जब ये वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन कर लेगा तो ये एक्साइटेड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और ज्यादा एनर्जी यानी एक्साइटेड होकर के, उत्तेजित होकर के क्या चला जाएगा? हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में चला जाएगा। ये क्या चला गया? हायर एनर्जी के डी ऑर्बिटल में चला गया। ध्यान से सुनना, डी का इलेक्ट्रॉन डी के ऑर्बिटल में ही गया है, यानी इसके अंदर डी का ये इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ही क्या हुआ है? ट्रांजिस्ट हुआ है, संक्रमित हुआ है। इसी को हम बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन, डी डी संक्रमण, डी डी ट्रांजिशन बोलते हैं। किसको बोलते हैं?
डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का डी ऑर्बिटल में ही क्या होना, ट्रांजिस्ट होना, लेकिन अलग अलग एनर्जी के डी ऑर्बिटल में ट्रांजिस्ट होना क्या कहलाता है, अलग अलग एनर्जी। सीएफटी हमें बताती है कि स्प्लिटिंग होने के कारण डी के जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल थे वो क्या हो गए, समवर्ष जो कक्षक थे वो अलग अलग एनर्जी में बदल गए, और इसी अलग अलग एनर्जी में बदलने के कारण ही इनमें क्या हो गया, डी डी ट्रांजिशन होता है, डी डी संक्रमण होता है। अब ये जो जिस एब्जॉर्ब वेवलेंथ का इसने एब्जॉर्प्शन किया है, जिस वेवलेंथ का अवशोषण किया है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर है, उसके अलावा जो बची हुई वेवलेंथ है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, कलर दर्शाएगा, रंग दर्शाएगा। तो ये सीएफटी हमें बताती है कि किस प्रकार कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कलर दर्शाता है। तो मेन इंपॉर्टेंट सीएफटी पे बारी बारी जोर क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि सीएफटी ही है जो किसके बारे में बताती है, डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग के बारे में बताती है, डी ऑर्बिटल के विपाटन के बारे में बताती है। और अगर ये विपाटन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, दो एनर्जी के डी ऑर्बिटल नहीं बनेंगे, और दो एनर्जी के जब डी ऑर्बिटल नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन का डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा, और डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये रंग नहीं दर्शाएगा। आई थिंक यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसको अगर पूरा डिटेल में समझना है तो एक एग्जांपल लेते हैं कि सीएफटी किस प्रकार आपको किसी भी कंपाउंड के अंदर डी डी ट्रांजिशन को या इलेक्ट्रो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रंग दर्शाने को समझाती है। चलिए बात करते हैं इस एग्जांपल पर। तो हेक्सा एक्वा हो गया ये, ठीक है सर, हेक्सा एक्वा हो गया। टाइटेनियम है, टाइटेनियम टाइटेनियम ही रहेगा, टाइटेनियम क्यों रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये पॉजिटिव वाले कॉम्प्लेक्स में है। थर्ड इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयन के फॉर्म में है तो आयन लिख दिया। इसकी अगर हम बात करें, ये वॉयलेट कलर का होता है, ये कैसा होता है, वॉयलेट कलर का होता है, बैंगनी रंग का होता है। अब क्वेश्चन ये पूछ ले, एनसीईआरटी को अगर आप अपने फॉलो करें तो ये बैंगनी रंग का होता है, ईसीएफटी के अनुसार इसको एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर बात करें तो ये कैसे इसको अपने समझाएंगे, चलिए बात करेंगे पूरी डिटेल से। वैसे आपको मैंने समझा दिया कि ये किस प्रकार हमें बताता है कि कलर सीएफटी के अनुसार कोई भी कंपाउंड दर्शाएगा। अगर एक शब्द में बात करना चाहूं तो वो क्या है, डीडी ट्रांजिशन यानी डीडी संक्रमण। ये कैसा कंपाउंड है सर, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इसकी शेप क्या है सर, हम बताएंगे, बताइए ना, आप ही से पूछा है। सर इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं इसके अंदर। 6 लिगेंड अगर बॉन्डेड हैं तो 6 लिगेंड बॉन्डेड वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, और 6 लिगेंड के कारण नहीं, 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर यानी इसका समन्वय संख्या हो गई 6। और समन्वय संख्या 6 वाले तो हमेशा चाहे D2 3 ऑर्बिटल हो, हाइब्रिडाइजेशन हो, तो sp3d2 हो, तो क्या दर्शाते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप दर्शाते हैं, अष्टफलकीय। अच्छा सर ये तो पता है, ये आप पढ़ा चुके हो हमें। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप पीछे के लेक्चर्स देखिए, प्लेलिस्ट के अंदर पढ़े, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। अब जब ये ऑक्टाहेड्रल होगा तो इसकी जब बात करें, इसमें टाइटेनियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है सर। और इसके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जब हम बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाता है वो हो जाता है 3d1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 3d1। 4s के इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाते हैं तो 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, और 3d1, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑर्गन के बाद 3d2 और 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन आप सारे जानते हो इसके बारे में पूरा, कि 2 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव होगा, एक यहाँ से रिमूव होगा, तो 3d1 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ, तो आप जानते हो, आपने पढ़ रखा है कि जब हम इसकी बात करेंगे कि ये डी ऑर्बिटल जब थे वो कैसे थे, डीजेनरेटेड थे। लेकिन जब इसके साथ टाइटेनियम के साथ H2O लिगेंड के रूप में आया तो इसके क्या हो गए, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए, और स्प्लिट होकर के ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसी होती है, विपाटन कैसा होता है, T2G कम एनर्जी के हो जाते हैं, T2G कम एनर्जी हाई लो एनर्जी लेवल में, और EG कहाँ चला जाता है,
हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। ठीक है सर, ये बात हो रखी है। अब इसके इलेक्ट्रॉन एक है, जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ फिल होगा, कहाँ होगा, T2G के लो एनर्जी लेवल में। इस लो एनर्जी लेवल में जब T2 आएगा, तो अब यहाँ जब आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट करोगे, सनलाइट को जब इंप्लीमेंट करोगे, जब आप इसके ऊपर सूर्य के प्रकाश को आपतित करवाओगे, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। किससे, सनलाइट से। ये जो श्वेत प्रकाश है उससे क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। अब जो अवशोषण होगा वो जिस वेवलेंथ का होगा, अवशोषण करेगा वो जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की क्या करेगा, स्पेसिफिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश को अवशोषित करेगा। मैं चला, कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, अपने हायर एनर्जी ऑर्बिटल। कौन सा है वो, डी का ही है, उच्च ऊर्जा का, लेकिन कौन सा, ईजी, ईजी के अंदर चला जाएगा। इस प्रकार क्या होगा, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाने के बाद ये जो इमिट करेगा वापस रेडिएशन, उसके अकॉर्डिंग इसका रंग दिखाई देगा, और वो कौन सा होगा, बैंगनी रंग की वेवलेंथ को ये क्या करेगा, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ को ये क्या करेगा, जो बची हुई इमिट वेवलेंथ है वो कैसे कलर शो करेगी, वॉयलेट। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, संपूरक रंग है। यानी इसने बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य को क्या किया है, अवशोषित नहीं किया है, लेकिन जो इमिट किया है उसका कलर कैसा होगा। इसका कारण क्या था, डी इलेक्ट्रॉन्स का, इन डी इलेक्ट्रॉन्स का डी में ही ट्रांजिस्ट होना। जो अगर एक शब्द में बात करें तो डी डी संक्रमण था, और इस डी डी संक्रमण के कारण इसने अपना रंग दर्शाया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि डी डी ट्रांजिशन किस प्रकार होगा, इसके अंदर हमें किस प्रकार इसको समझाना है। तो कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक और एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए बात करते हैं एक एग्जाम्पल। क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, संकुल है, 6 अमोनिया के लिगेंड जुड़े हुए हैं इसके साथ। ये जो कलर दिखाए यानी हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड है, ये जो रंग दर्शाएगा ये होगा इसका ऑरेंज येलो। कैसा दिखाई देगा, ऑरेंज येलो। नारंगी पीला, कैसा रंग दिखाई देगा इसका, नारंगी पीला रंग दिखाई देता है इसका, शो करता है। अगर बात करें अपने क्रोमियम का एक और कॉम्प्लेक्स ले लिया H2O, जिसमें लिगेंड के रूप में जुड़ा हुआ है, H2O जिसमें लिगेंड के रूप में जुड़ा हुआ है, ये जो रंग दर्शाएगा इसका रंग कैसा होगा, नीला होगा। इसका रंग कैसा होगा, ब्लू कलर होगा, ये नीला रंग दर्शाएगा। तो हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि ये CF3 इनके बारे में कैसे बताती है। चलिए बात करते हैं, दोनों के अंदर अगर बात करें, दोनों में ही क्या है, क्रोमियम कौन सी स्टेट में है, +3 स्टेट में है। ठीक है सर। अब जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्रोमियम थर्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हो क्या होता है, आप बताइए। क्रोमियम आप प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है, अपवाद है, 3D5 4s1 क्रोमियम का होता है। लेकिन हमने बात करी है वो कहाँ की है, क्रोमियम +3। इस कंपाउंड में क्रोमियम कौन सी स्टेट में है, क्रोमियम +3 स्टेट में है। और जब क्रोमियम +3 की बात आएगी तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ऑर्गन के साथ क्या हो जाएगा, 3D3, 4s क्या हो गया, 0। यानी इसके डी में, 3D में 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। स्प्लिटिंग होगी, क्यों स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि लिगेंड जुड़ने के लिए आ रहा है। जब लिगेंड जुड़ने के लिए आएगा तो हमने CFT में पढ़ा, इंटरेक्शन होगा चार्ज के बीच में, आवेश के बीच में अंतर क्रिया होगी, जिसकी वजह से इक्वल एनर्जी के जो डी ऑर्बिटल थे क्रोमियम के, समभ्रंश कक्षक जिसको आपने बोला था, डी जेनरेटेड ऑर्बिटल, वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। कैसे टूटेंगे, T2G में जो लो एनर्जी लेवल में चला जाएगा, और एक EG में जो हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा। क्लियर है सर, ये बात तो हमें पिछले लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं। अब
2g में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तीनों अनपेयर्ड है यहाँ पर, तीनों। अब यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं अमोनिया की। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने देखा था ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। ठीक है सर, देखा था प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है ना तो वो तोड़ता भी स्ट्रॉन्गली है। किसको तोड़ा है सर यहाँ पर? इसमें बेटा जी डी को तोड़ा है। डी ऑर्बिटल को जब स्प्लिट किया है तो यहाँ जो एनर्जी का गैप आया है जिसको अपने डेल्टा ओ लिखते हैं वो क्या है? अधिक है, ज्यादा है। और ज्यादा होने के कारण अब ये जो इलेक्ट्रॉन, जब आप बात कर रहे थे ना, जब ये सनलाइट आएगी, ये जाएगा, ये आएगी और जाएगी का जाएगा कहानी, ये वाली कहानी होगी वो हाई वेवलेंथ पर होगी। क्या हो जाएगा इसके अंदर? ये जो दृश्य प्रकाश क्षेत्र का है ना, ये जो अवशोषण करेगा, ये जो अवशोषण करेगा, ये स्पेसिफिक जो वेवलेंथ होगी उसका करेगा। उस वेवलेंथ को अपने बात करें तो ये नीले और बैंगनी क्षेत्र है ना, जो ब्लू और वॉयलेट, नीला और बैंगनी जो क्षेत्र है, कौन सा? नीला और बैंगनी। इस क्षेत्र की ये वेवलेंथ को ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और इनको एब्जॉर्ब करके ये कहाँ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में यहाँ जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, यानी एक्साइटेड स्टेट में गया। डेल्टा ओ ज्यादा है तो इसका एनर्जी का गैप भी क्या है? ज्यादा है। तो ये स्पेसिफिक वेवलेंथ जिसका नीला जो बैंगनी जो रंग की तरंग दैर्ध्य है उसको अवशोषित करके कहाँ चला जाएगा? उच्च ऊर्जा के डी ऑर्बिटल यानी ईजी डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब जब ये इमिट करेगा, जो वेव्स इमिट करेगा उसका अलग कलर होगा। और वो कलर कैसा होता है? वो जो इसका कलर होता है वही तो इसका क्या होता है? संपूरक रंग होता है, कंप्लीमेंट्री कलर होता है, संपूरक रंग। इसका संपूरक रंग जो होगा वो कैसा होगा? नारंगी पीला। कैसा होगा? नारंगी पीला, ऑरेंज येलो कलर दिखाई देगा। कंप्लीमेंट्री जो कलर होगा वो कैसा होगा? ऑरेंज येलो होगा। ऑरेंज येलो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इसका किस प्रकार ये रंग दर्शाता है। यहाँ अमोनिया की जब बात आई, एमीन लिगेंड की बात आई तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड से था। यही सेम कहानी अपने अप्लाई करते हैं किस पर? क्रोमियम के दूसरे कॉम्प्लेक्स H2O के साथ, जिसमें H2O जिसमें लिगेंड के रूप में जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर जब हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ भी क्रोमियम +3 स्टेट में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही सेम ही हो जाएगा, यानी 3d3 हो जाएगा। अब जब इसकी स्प्लिटिंग, यहाँ स्प्लिटिंग होगी, डी की जो स्प्लिटिंग होगी, डी का जो विपाटन होगा समभ्रस कक्षकों का, तो इसमें एक स्पेशल बात आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कंपेरेटिव टू दिस, यानी इसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में? इस वाले कंपाउंड के कंपैरिजन में। इसमें स्पेशल बात क्या आई है वो देखना। यहाँ जो डी ऑर्बिटल है उनकी स्प्लिटिंग हुई, स्प्लिटिंग के अंदर यानी विपाटन हुआ, ईजी ऊपर जाएगा और T2G नीचे। नीचे का मतलब लो एनर्जी का होगा। लेकिन ये जो डेल्टा ओ का मान है ना वो कम होगा, अब की बार लेस वैल्यू होगी, कम वैल्यू होगी। कारण स्मॉलर वैल्यू होगी। ये स्मॉलर वैल्यू होने का कारण H2O है। H2O क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। H2O क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। हमने स्पेक्ट्रो में पढ़ा था, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड के कारण जो एनर्जी का गैप आता है वो क्या आता है? कम आता है। अब जो ये अवशोषण करेगा, यानी अब जो करेगा वो कम ऊर्जा का करेगा, कम ऊर्जा का विकिरण है उसका अवशोषण करेगा। कम ऊर्जा विकिरण का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। ये जो एब्जॉर्प्शन करेगा ना वो लो एनर्जी की रेडिएशन का, लो एनर्जी की। और लो एनर्जी की रेडिएशन का जब ये एब्जॉर्प्शन करेगा तो क्रोमियम के संकुल है, देखना क्रोमियम के संकुल है दोनों,
दोनों कॉम्प्लेक्स कैसे हैं, क्रोमियम के हैं। ये भी हेक्सा सॉरी इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। दोनों पर चार्ज भी कॉम्प्लेक्स पर इक्वल है, लेकिन क्या होगा, ये स्प्लिटिंग अलग अलग है, यानी लिगेंड की उपस्थिति। इस विपाटन अलग अलग होने के कारण अब जो इसका जो संपूरक रंग होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर ये दर्शाएगा, वो कैसा होगा, वो हो जाएगा इसका ब्लू, नीला। नीले रंग का ये कंपाउंड होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या बात हमने करी है, सीएफटी हमें क्या बात बताती है। सीएफटी सारी कहानी, सीएफ इस कलर की सारी कहानी डीडी ट्रांजिशन पर घूम रही है, डीडी संक्रमण पर घूम रही है। चलिए कुछ थोड़ा सा बात और कर लेते हैं इसके अंदर। जो संकुल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर लिगेंड का क्या इफेक्ट है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर के अंदर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जब हम बात करेंगे रंग की, इनके रंग पर, संकुल यौगिकों के रंग पर लिगेंड का कोई इफेक्ट होता है क्या। सर ये तो बताने की बात है, क्या हमें पता ही चल गया, संकुल यौगिकों के रंग पर लिगेंड का ही तो प्रभाव होता है, क्योंकि आप ही ने तो कहा सीएफटी क्या कहती है, डीडी ट्रांजिशन होगा। रंग पर क्या होता है, लिगेंड का इफेक्ट होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि डी डी ट्रांजिशन तभी होगा जब डी की स्प्लिटिंग होगी, डी का विपाटन होगा, और डी का विपाटन किसकी उपस्थिति में होता है, लिगेंड की उपस्थिति में ही तो होता है। तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ये क्या है, फैक्टर हो गया। तो लिगेंड की उपस्थिति है तब तो ठीक है, अगर लिगेंड एब्सेंट है, लिगेंड की उपस्थिति है तो क्या होगा देखना, जब ये लिगेंड है, इसकी प्रेजेंस है, लिगेंड है, तब तो क्या होगा, डी कक्षकों का क्या होगा, विपाटन होगा। डी कक्षकों का क्या होगा, विपाटन, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। और अगर नहीं है, अगर नहीं है इसके अंदर लिगेंड एब्सेंट है, तो क्या हो जाएगा, लिगेंड अगर एब्सेंट है तो ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा, डी की स्प्लिटिंग नहीं होगी, अलग अलग एनर्जी के डी ऑर्बिटल नहीं बनेंगे, और अलग अलग एनर्जी के डी ऑर्बिटल अगर नहीं बने तो क्या नहीं होगा, डी डी ट्रांजिशन यानी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। इसका अगर अपने प्रूव के रूप में बात करना चाहें तो TiH2O6Cl3 इस रूप में है। ठीक है सर, ये तो है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर इसको आप गर्म करो, इसको अगर आप हीट दो, टेम्परेचर दो, गर्म करोगे, तो ये कलर कैसा था सर, ये अभी तो आपने समझाया था, बैंगनी कलर का था, वॉयलेट कलर का था। जब आप इस वॉयलेट कलर के कंपाउंड को हीट दोगे, उष्मा दोगे, ताप दोगे, तो ये क्या करेगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, निर्जलीकृत हो जाएगा। निर्जलीकृत होने में कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके साथ साथ ये कलरलेस हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। इसका रंगहीन होने का कारण क्या हो गया, इसके अंदर जब इसके अंदर H2O था, जब इसके अंदर H2O था तो ये कलर शो कर रहा था। क्यों कर रहा था, तो H2O किस रूप में था, लिगेंड के रूप में था। यहाँ जो H2O था वो किस रूप में था, लिगेंड के रूप में था। और जब ये लिगेंड के रूप में प्रेजेंट था तो डी की स्प्लिटिंग हो रही थी। क्या हो रही थी, डी की स्प्लिटिंग हो रही थी। और डी के स्प्लिटिंग होने के कारण अलग अलग एनर्जी के क्या बन रहे थे, डी ऑर्बिटल बन रहे थे, और अलग अलग एनर्जी के डी ऑर्बिटल में क्या हो रहा था, डी डी ट्रांजिशन हो रहा था, और ये कलर शो कर रहा था। लेकिन जैसे ही इसको गर्म किया तो H2O क्या हो गए, रिमूव हो गए। H2O क्या हो गए, रिमूव, और यानी इसके अंदर लिगेंड नहीं बचा, और लिगेंड जब नहीं है तो क्या नहीं होगा, डी डी की स्प्लिटिंग नहीं होगी, और इसके अलावा डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो ये रंग नहीं दर्शाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आपने CuSO4.5H2O के बारे में पढ़ा है। ब्लू विल्गर जो है, नीला तोता जो है, इसका रंग कैसा होता है सर, नीला होता है ना, बिल्कुल ब्लू कलर होता है।
लेकिन अगर आप इसको गर्म करते हो, हीट देते हो, गर्म करते हो, और गर्म करने पर ये क्या हो जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा, जल के अणु 500 बाहर निकल जाएंगे। तो ये CuSO4 जब ये इस फॉर्म में था, ध्यान देना ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, ये कैसा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, उपसहसंयोजक यौगिक था ये। लेकिन जब इसमें से निर्जलीकृत किया, गर्म किया, तो जल के अणु बाहर निकल गए, तो ये CuSO4 आयोनिक कंपाउंड के रूप में रह गया। तो इसका सफेद रंग हो जाता है, यानी रंग गायब हो जाता है, कलरलेस तो नहीं होता लेकिन व्हाइट कलर का हो जाता है। तो इनके कारण, किनके कारण, लिगेंड की उपस्थिति के कारण। सर यह लिगेंड से मतलब नहीं है, तो ध्यान से अगर आप समझोगे तो लिगेंड से मतलब ज्यादा नहीं है, लिगेंड की उपस्थिति में तो होता क्या है, कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, डी की स्प्लिटिंग होती है, डी का विपाटन होता है, इसी से हमें यहां लेना देना है। इसका एक किस प्रकार इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इसका एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और समझाता हूं, ताकि आपको एकदम अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अगर अपने निकल का एक कंपाउंड लेते हैं जिसमें क्या है, 6 वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड प्रेजेंट है, ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करेंगे ना, तो निर्माण होता कैसे है, NiCl2 था, कौन था, निकल सेकंड क्लोराइड था, NiCl2, और इसमें क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, इन दोनों को मिलाने से इसमें क्या बन गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, और जो कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है, इसका कलर कैसा होता है, हरा रंग होता है, हरे रंग का ये कंपाउंड बन गया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, इस निकल का और EN का, यानी एथेन 1,2 डाइएमीन मिला रहा हूं, एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन लिगेंड मिला रहा हूं, एथेन 1,2 डाइएमीन लिगेंड मिला रहा हूं, और इसका एक स्पेसिफिक रेशियो लेता हूं अलग अलग। जैसे एक बार मैंने Ni और En को क्या किया, 1:1 में मिलाया, फिर मैंने क्या किया, इसी Ni और En को 1:2 में मिलाया, सॉरी, इसके अलावा इसके अंदर 1:3 में मिलाया। तो ये जो तीनों के अंदर कॉम्प्लेक्स बनेंगे ना, तीनों के अंदर जो संकुल बनेंगे, इनका रंग क्या होगा, अलग अलग होगा, कलर क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। यही तो बात हमें सीखनी है कि केवल लिगेंड की उपस्थिति जरूरी नहीं है, रंग दर्शाएगा, उपस्थिति में तो दर्शाएगा ही दर्शाएगा, लेकिन अगर आप लिगेंड का रेशियो भी बदल देते हो ना, लिगेंड भी बदल देते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, जो कंपाउंड है वो अलग अलग कलर शो करेगा। जैसे अभी बात करी, Ni के अंदर क्या था, H2O का था, कितने थे, 6 थे, तो ये कंपाउंड बना था, कैसा रंग था, कैसा रंग था, हरा रंग था, ग्रीन कलर था। ठीक है सर, ये तो आपने समझा दिया कि डी स्प्लिटिंग के कारण ये रंग होगा। ये जो हरा रंग था ना बेटा जी, अभी देखना इसमें जादू करते हैं अपने, अभी देखना इसमें अपने जादू करेंगे। मैंने क्या किया, एथेन 1,2 डाइएमीन एक्वा स्टेट के अंदर था, वो भी एक्वा स्टेट में है, इसको मैंने जलीय विलयन में एथेन 1,2 डाइएमीन को मिला दिया। क्या होगा, निकल के पास H2O के 6 मॉलिक्यूल थे, एक En आया, यानी घर में मेहमान आया, बाहर कौन निकला, जो पहले से घर में प्रेजेंट है, यानी 2 H2O के मॉलिक्यूल को इसने रिप्लेस कर दिया, यानी लात मार दी सर, बिल्कुल, दो को बाहर निकाल दिया। तो कैसा रंग हो गया पता है, हल्का नीला, पेल, जो पेल ब्लू है वो कलर हो जाएगा। अरे वाह सर, जादू हो गया, बिल्कुल यही तो हमें सीखना है कि लिगेंड का भी इफेक्ट तो होता ही है, लिगेंड की उपस्थिति तो है ही है जरूरी, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, लिगेंड को अगर चेंज भी करते हो तो कलर से हो जाएगा। ठीक है सर, इसमें तो ईएन लिगेंड नहीं था, इसमें ईएन आ गया तो ये रंग हो गया, नहीं, इतना ही नहीं होगा। अगर हम बात करें इसके साथ, अब की बार मैंने क्या किया, ये 2+ रहेगा, इसके अंदर एक ईएन और मिला दिया, यानी EN का मतलब एथेन 1,2 डाइएमीन का 1 मॉलिक्यूल्स और डाल दिया, तो क्या होगा,
एक और मेहमान आ गया सर, बेचारा जल धीरे धीरे बाहर निकलता जा रहा है। बिल्कुल। आप कमेंट बॉक्स में इसका आईयूपीएसी नाम लिख के बताना, कमेंट बॉक्स में आप इसका आईयूपीएसी नाम लिख के बताना। चलिए हम बात करते हैं, जब दो तो क्या कुछ अलग होगा? हाँ बिल्कुल, डार्क हो जाएगा। ये जो ब्लू कलर था ना, जो हल्का नीला था, वो क्या कैसा हो गया? गहरा हो गया। हाँ सर, गहराता जा रहा है, बिल्कुल डार्क ब्लू हो जाएगा ये। और अगर हम बात करें इसी डार्क ब्लू में, सर अभी भी कुछ और हो सकता है क्या? चलिए ना देखते हैं। जैसे ही आप इसके अंदर, सर कुल मिला के आप सारे घर वाले जो H2O थे उनको बाहर निकालना चाहते हो, यही तो। इन H2O को जब अगर अपने बाहर निकाल देंगे, सभी को जब अपने बाहर निकालेंगे ना, तो देखना ये क्या हो जाएगा सर। अब की बार तो कुछ बचा ही नहीं, सारे ईएन आ गए, सारे एथेन 1,2 डाइएमीन आ गए, H2O के मॉलिक्यूल बैंगनी रंग का हो जाएगा, ये वॉयलेट कलर का हो जाएगा, बैंगनी रंग। सर ये तो बहुत अच्छा रंग का खेल है। उपसंयोजक यौगिकों में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करते हैं? कलर का मैजिक दर्शाते हैं। बिल्कुल, देखिए ना कितना इफेक्ट पड़ा है। अगर H2O लिगेंड था निकल के साथ तो ग्रीन कलर था, और जैसे ही इसके अंदर H2O को रिप्लेस करके एथेन 1,2 डाइमीन आ गया एक, तो ये कैसा कलर हो गया? पहले ये ब्लू, यानी हल्का नीला हो गया। अब ये हल्के नीले में अगर और ईएन आ गया एक मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा? गहरा नीला हो जाएगा। और सारे H2O अगर बाहर निकल गए, तो ये जो पहला पहला कलर ग्रीन था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? बैंगनी रंग में ये कन्वर्ट हो गया। यहाँ चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार लिगेंड की संख्या का भी, लिगेंड की नेचर का भी, और लिगेंड का क्या होता है, रंग में फर्क, प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। आपने एक जनरल यूज में आने वाली एक चीज देखी है, एक थिंग्स की बात करूं तो वो बात करते हैं अपने जेमस्टोन की। देखे हैं सबने जेमस्टोन? बिल्कुल सर, आधों से ज्यादा ने तो पहन रखे होंगे जेमस्टोन्स। जब इन जेमस्टोन रत्नों की बात करें, ये जो पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं, इनकी बात करें, जब रत्न की बात की जाए, रत्नों की बात की जाएगी, तो इनके अंदर स्पेशल बात ही क्या है? हाँ सर, इनके अंदर तो स्पेशल बात एक ही है, रंग होना, कलर होना। इनकी अगर जब बात की जाए तो इनकी स्पेशल बात ही क्या है? ये भी डिफरेंट डिफरेंट कलर को दर्शाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रंग के पत्थर जो होते हैं, उन्हीं को अपने जेमस्टोन बोलते हैं, कलर बोलते हैं। अरे जैसे पन्ना है, एमराल्ड है जिसको बोल दिया, रूबी है, माणिक्य जिसको बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं, आपने देखा होगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर माणिक्य की, हम बात करेंगे माणिक्य की, यानी रूबी की। यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे रूबी की, और इसके अलावा जो हम बात कर लेंगे इसके अंदर, जो पन्ना जो होता है, एमराल्ड जो होता है, उसकी बात कर लेंगे, जिसको आप पन्ना बोलते हो, इनकी बात कर लेंगे। तो नहीं देखा होगा या देखा होगा, आपने अगर देखा होगा तो इसका कलर कैसा होता है? रेड कलर का, ये रेडिश कलर जो होता है ना, रेड कलर होता है, उसके जैसा दिखाई देता है। ये तो ग्रीन होता है। एमराल्ड जो होता है वो कैसा होता है? हरे रंग का होता है। इनकी मजेदार बात सुनना, मजेदार बात सुनना, ये कलर, सर इनकी बात यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्यों कर रहे हो? अगर इसकी बात करें तो ये एल्यूमिना, ये एल्यूमिना है, यानी जो माणिक्य जिसको बोलते हो ना, रूबी, वो एल्यूमिना है, एल्यूमिना है। मेन कॉम्पोजिशन इसका क्या है? Al2O3 एल्यूमिना है। लेकिन जो रंग होता है ना, वो इस एल्यूमिना के कारण नहीं होता। इसका जो कलर होता है वो इस एल्यूमिना के कारण नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है? Cr+3 की इम्प्योरिटी मान लो, या Cr+3 उपस्थित होता है, वो भी थोड़ा सा, बस छुटकू सा, छुटकू सा, कितना? 0.5 to 1%। कितना? 0.5 to 1% Cr+3 प्रेजेंट होता है। और ये जा करके इसके अंदर तबाही मचा देता है। तबाही का मतलब क्या हो गया? Al2O3 कैसा है? एक क्रिस्टल फॉर्म में है,
इसकी निश्चित व्यवस्था है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। इस क्रिस्टल के अंदर जैसे ही Cr+3 जाएगा तो ये Cr+3 क्या नेचर है इसकी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रेजेंट होगा, यानी अष्टफलकीय संकुल के रूप में उपस्थित होगा। और जब ये अष्टफलकीय संकुल के रूप में उपस्थित हुआ तो इसका एक सारों को पता, अब अभी अपने डिस्कस कर चुके हैं, जब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आएगा तो ये क्या करेगा, डी डी ट्रांजिशन, क्या होगा, डी डी ट्रांजिशन, डी डी संक्रमण होगा, और डी डी संक्रमण के कारण ये रंग दर्शाएगा। इसका जो लाल रंग है, जो रेडिश कलर है, वो Al2O3 के कारण नहीं है। कॉम्पोजिशन मेन Al2O3 है, लेकिन इसका कलर जो दिखाई देता है ना, वो किसके कारण दिखाई देता है, क्रोमियम+3 के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसके अंदर एक तरह से इम्प्योरिटी आने के कारण इसका रंग दिखाई देता है। अगर अपनी बात करें पन्ने की, एमेरल्ड की अगर अपने बात करें तो उसका भी तो कलर है ना, एमेरल्ड की क्या है, बात की जाए, पन्ने की बात की जाए तो उसका भी कलर है, कैसा है, ग्रीन है, ग्रीन है, हरा है। उसका होने का कारण क्या है, ये एक्चुअल में बेरिल खनिज होता है, बेरिल, बेरिल, बैरन नहीं, बेरिल मिनरल्स होता है। इस बेरिल का फॉर्मूला सर, बेरिलियम के 3 Al2Si6O18, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। इस तरह से आप थोड़ा याद रख लो इसको, इतना कोई। अब ये बेरिल जो होता है ना, इसके अंदर भी Cr+3 आता है। सर ये बहुत तंग कर रहा है इनको, बिल्कुल तंग नहीं कर रहा, इनकी वैल्यू इस Cr+3 के कारण ही तो बनी है। Cr+3 क्या करेगा, फिर वही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के रूप में इसके अंदर उपस्थित हो जाएगा, अष्टफलकीय संकुल के रूप में। और अगर संकुल की बात आ गई, कॉम्प्लेक्स की बात आ गई, तो ये क्या करेगा, डी डी ट्रांजिशन दर्शाएगा, यानी क्या करेगा, डी डी संक्रमण के CFT के अकॉर्डिंग, जिसको अपने पूरे लेक्चर में पढ़ा है वो होगा। और ये जो ग्रीन कलर की, और यानी जो माणिक्य के अंदर जो अवशोषण स्पेक्ट्रा था ना, वो बढ़ करके कहाँ हो जाएगा, ग्रीन कलर में हो जाएगा, हरे रंग का ये स्पेक्ट्रम दिखाई इसमें देगा। तो आपको समझ में आया कि किस प्रकार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर शो करते हैं। अच्छा, इनका इसी कलर की वजह से बहुत सा यूज है, इसी कलर शो करने के कारण, रंग दर्शाने के कारण ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ही यूज है। जो एक तो ये एग्जांपल मैंने अभी आपको बता ही दिया कि जेमस्टोन में कलर भी इसी के कारण होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के कारण ही होता है। ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि इस पूरे लेक्चर में कि किस प्रकार, ये जो सारा कंटेंट मैंने एनसीईआरटी बेस्ड करवाया है। इसके अंदर कुछ और टॉपिक्स भी हैं, जैसे प्रकाश अवशोषण स्पेक्ट्रा है, जो लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, उसकी बात अपने न कोई अन्य दूसरे लेक्चर में कर लेंगे। ये एनसीईआरटी बेस्ड इसी को फॉलो कर रहा है, तो मैंने आपको ये बता दिया। तो अपने क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक छोटा सा। Color in coordination compound, we know that one of the most distinctive property of the transition metal complex is their wide range of color. This implies that a white light passes through the sample of such compounds. Radiation corresponding to certain wavelength are absorbed by metal atom or ion, and light white emerges इज नो लॉन्गर व्हाइट, यानी ये ज्यादा समय तक इसके जो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच अपीयर इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कलर विच इज एब्जॉर्ब्ड, येलो कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज वॉयलेट, ब्लू येलो ऑरेंज, ब्लू ग्रीन रेड, रेड का ब्लू हो जाएगा। संकुल यौगिकों का महत्वपूर्ण गुण ही क्या है, इनका रंग दर्शाना है, और नमूने या विलयन में जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो निश्चित वेवलेंथ का तरंगदैर्ध्य का विकिरण का ये धातु या धातु आयन अवशोषण करेगा, और श्वेत प्रकाश एक विशिष्ट रंग में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अवशोषण प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य है वो पूरक तरंगदैर्ध्य, यानी जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ होगी उसके अनुसार संपूरक रंग दिखाई देगा। पीले का जैसे बैंगनी होता है, नीले हरे का जैसे लाल होता है, नीले का पीला नारंगी होता है, लाल का नीला होता है। तो इस जो एक्सप्लेनेशन
है इसका जो कलर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेनली किसके द्वारा गिवन दिए, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सीएफटी के अनुसार क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी डी ट्रांजिशन द्वारा क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। डी डी ट्रांजिशन क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल ट्रांजिस्ट विद द हाई एनर्जी स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल इज नोन एज ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन। लाइक दैट टी टू जी ऑर्बिटल ट्रांजिस्ट हो गया ईजी ऑर्बिटल में, और ये कलर शो करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा। रंग क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है। इलेक्ट्रॉन डी डी संक्रमण कारण है। डी डी संक्रमण क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन का उच्च ऊर्जा के डी कक्षक में संक्रमण क्या कहलाता है, डी डी ट्रांजिशन। पूरा आपने डिस्कस कर लिया। कंसीडर करते हैं TiH2O+3 जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। Ti+3 के अंदर 3D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्राउंड स्टेट के अंदर, और जब 3D का T2G लेवल में ये इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी लेवल Eg में चला जाएगा जब आप इसमें क्या करोगे, लाइट इंप्लीमेंट करोगे। इलेक्ट्रॉन ऑफ T2G एब्जॉर्ब्ड ब्लू ग्रीन रीजन वेवलेंथ एंड इट एक्साइटेड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट टू हाई एनर्जी Eg ऑर्बिटल। ये क्या करता है, पर्पल कलर दिखाई देता है। सीएफटी के अनुसार आपने पूरा इसको डिस्कस कर लिया है, किस प्रकार ये बैंगनी रंग का होता है। इसके अलावा हमने क्रोमियम के दो कॉम्प्लेक्स, एक तो ऑरेंज येलो और एक ब्लू कलर का है। इसके अंदर क्या है, Cr+3 क्या है, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। यहाँ NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो डेल्टा O का मान क्या होगा, हाई वैल्यू होगी। और ये ब्लू और वॉयलेट रीजन का क्या करेगा, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और कैसा कलर दिखाई देगा, ऑरेंज येलो। इसी तरह अगर अपने बात करें H2O अगर लिगेंड के रूप में प्रेजेंट है तो इसके अंदर भी 6 मॉलिक्यूल H2O के हैं, तो इसका वीकर फील्ड लिगेंड होता है ये, तो ये अमोनिया की तुलना में तो लो वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ प्रोड्यूस करेगा और एब्जॉर्ब करेगा, जो लाइट उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा ब्लू कलर होगा। नारंगी पीला रंग है, इसका नीला रंग है, कारण क्या है, सारी बातें अपने डिस्कस कर ली है इस लेक्चर के अंदर। इफेक्ट ऑफ लिगेंड ऑन कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर पर लिगेंड का भी प्रभाव होता है। कैसे होता है, पूरा डिस्कस किया। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अगर नहीं है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन नहीं है, नोट टेक्स प्लेस, द कंपाउंड डज नॉट शोज कलर। एग्जांपल TiH2O6Cl3 कंपाउंड हीटिंग, अपॉन हीटिंग बिकम्स क्या हो जाता है, कलरलेस। सिमिलरली CuSO4.5H2O ब्लू कलर है, जब ये एनहाइड्रस कंडीशन में आ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, व्हाइट। यानी इसके कंपाउंड में अगर डी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होती है, नॉट अकर्स, देन इट बिकम्स कलरलेस। लिगेंड का प्रभाव विपाटन नहीं है तो संकुल रंग नहीं दर्शाएगा। H2O को गर्म यानी TiH2O6Cl3 को गर्म करोगे तो ये कलरलेस हो जाता है क्योंकि H2O निष्कासन से संकुल यौगिक नहीं रहता। CuSO4 5H2O भी ब्लू कलर का होता है, निर्जलीकृत करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। NiH2O6 के अंदर अगर अपने बात करी तो वो क्या है, निकल सेकंड क्लोराइड और वाटर को मिलाने से ग्रीन कलर का कंपाउंड बनता है। अगर अपने डाइडेंटेड लिगेंड एथेन 1 2 डाइएमीन को लगातार मिलाते जाएं, जैसे रेशियो है EN और Ni का 1:1, 2:1, 3:1, या मैंने EN को पहले लिखा है, तो कोरेस्पेंडिंग कलर भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे, देखो NiH2O के अंदर क्या किया, ग्रीन कलर का था, एक EN मिलाया, पेलियल ब्लू हो गया यानी हल्का नीला हो गया। इसी के अंदर एक EN और आ गया यानी ये 1:2 हो गया। अभी तो क्या हो जाएगा, गहरा नीला हो जाएगा, डार्क ब्लू हो जाएगा, और डार्क ब्लू वाले में एक EN का मॉलिक्यूल और आ गया तो ये कैसा हो जाएगा, वॉयलेट कलर का हो जाएगा। तो ये इफेक्ट ऑफ लिगेंड एंड इट्स रेशियो। जेम्स की बात करें तो ये सारी फैमिली जेम्स की फैमिली कलर के कारण प्रसिद्ध है, ये आप जानते हो, स्टोन की, रत्नों की। तो ये CFT इसको बताती है। कैसे बताती है कि जो रूबी होता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिना जिसको बोलते हैं, उसमें क्या हो जाए 0.5 to 1% की क्रोमियम यानी जिसका D3 कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर प्रेजेंट हो तो वो क्या करेगा, Cr+3 Al+3 को हटा करके उसकी जगह Cr+3 आ जाएगा, और वो क्या करेगा, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स जो क्रोमियम थर्ड का बनेगा उसके अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाएगी, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होने के कारण डी डी ट्रांजिशन होगा और ये कलर दिखाई देगा। क्रिस्टल क्षेत्र के द्वारा रंग को समझा सकते हैं। माणिक्य मूल रूप से एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, लेकिन इसमें Cr+3 0.5 से 1% की
अशुद्धि के रूप में या इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाए तो Cr+ यानी अष्टफलकीय संकुल के रूप में एल्यूमिना के क्रिस्टल में व्यवस्थित हो जाते हैं और डी ट्रांजिशन के द्वारा लाल रंग दिखाई देता है। इसी तरह एमेरल्ड की बात करें तो ये बेरिल जो मिनरल होता है उसके द्वारा बना होता है। उसके अंदर Cr+3 प्रेजेंट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, ये जो वॉयलेट कलर रेड कलर की इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये सॉरी ब्लू में। कई जगह क्या होता है येलो रेड भी, सॉरी ये ग्रीन के अंदर क्या हो जाएगा ट्रांजिस्ट हो जाएगा। ये येलो रेड या ब्लू कलर का वेवलेंथ आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार ये कंपाउंड कलर दर्शाते हैं। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। और एक और दो मेनली 3 लेक्चर हो रहे हैं इसके अंदर। एक इसके अलावा मेटल कार्बोनिल के बारे में पढ़ना है और एक लास्ट अपने लेंगे इसके अंदर एनसीईआरटी 12th के अकॉर्डिंग बात करें या नीट के अंदर अकॉर्डिंग भी बात करें तो इसके इम्पोर्टेंस है यानी इसके एप्लीकेशंस है वो हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।